वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा किस चीज़ पे करने चाहते हैं, ये विषय बता दे रहा हूँ। मैं आज प्रॉब्लम एरियाज़ पे चर्चा करने वाला हूँ आपको कि डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स एरियाज़ होती हैं, सिनेरियोज़ होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा जब हमने अपना लर्निंग स्टार्ट की, प्रोसेस स्टार्ट किया, जब बच्चों को सिखाना से शुरू किया, तो हमने हमेशा फ़ोकस किया कस्टमाइज़ेशन पे, काफ़ी फ़ोकस किया। क्यों होता है क्या है कि एन नंबर्स ऑफ लोग और पीपल हैं, उनके एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। तो आदमी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है ना, आप जाओगे कहीं कोचिंग करोगे, कहीं कुछ करोगे, तो पता चला कि आपने एक जगह किया या दूसरे जगह किया, तीसरे जगह किया, आप फिर कहते हैं आप उसी चीज़ पे आप स्टक हो एक ही जगह पर। क्योंकि रीज़न ये हो रहा है ना कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ से तो वो कोई चीज़ स्टार्ट करेगा नहीं, वो जो भी आपको जो लर्निंग प्रोसेस में जो भी डाल रहा है आपने, तो वहाँ से नहीं स्टार्ट करेगा। वो कहाँ से आपको स्टार्ट करेगा? वो अपनी तरफ से स्टार्ट करेगा। तो इसी वजह से हमने शुरू किया, जो हमारा बैच था, फर्स्ट बैच था, और उस बाद के बैचेस में हम उतना नहीं कर पाए, क्योंकि शुरू का बैच हमारा जो था ऑलमोस्ट 17-18 बच्चे थे, और उसमें से 13-14 बच्चे गए कहते हैं फाइनल में इंटरव्यू देने के लिए, और फाइनली 8-9 बच्चे सेलेक्ट हुए। रीज़न ये था कि कस्टमाइजेशन जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था उसमें उस समय, और वो बाद में कस्टमाइजेशन हमारा ठीक रहा, लेकिन उतना वैसा रिजल्ट तो अब देखता हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद इस बार कोशिश है मेरी कि मैं कुछ करके जाऊँ, कि रिजल्ट्स कुछ, क्योंकि ये होता है ना कि फाइनली ठीक है प्रयास हो, लेकिन रिजल्ट्स हमें चाहिए। मेरा सोल मोटिव रहता है कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए। मैं ये कहानी किसी को नहीं दे सकता हूँ कि आपने अच्छा प्रयास करें, लेकिन सफलता भी साथ में सुनिश्चित करनी है हमें। वी हैव टू कहते हैं मेक our learnings transformed into knowledge. At the same time, it has to be transformed on the papers, and it should be you a good results. And if it is not yielding a good results for you, उसका बहुत ज़्यादा कुछ मतलब रह नहीं जाता, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। वो कहानी वाली बातें जो हैं कि लड़ते रहिए सफलता मिलेगी, तो ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कहते हैं फाइनली हमें वी नीड विक्टरीज, वी नीड, क्योंकि क्या होता है ना, सफलता से बड़ा कहते हैं कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता है। आप एक काम अच्छा कर जाओ तो अगले 10 काम जो होंगे उसी के बेसिस पे आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि एक बार जो देखते हो ना, कभी कोई चीज़ अच्छा करने लगता है, उसका ग्राफ फिर देखो अगले 4 साल में वो फिर लगातार अच्छा करता रहता है, क्योंकि एक टेम्परामेंट उसके अंदर जनरेट हो जाता है। वही टेम्परामेंट जनरेट करना होगा। तो मैं आज कई कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि क्या उनको करना चाहिए। पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 साल से, 2.5 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। ठीक इस तरह की समस्या आ रही है कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इटसेल्फ, और एल्स दे हैव गिवन अ वन मेंस, एंड इन दोस 3 to 4 or 5 years of learning, and they are not able to convert the next मेंस कॉल्स फॉर देम। तो वो उस तरह की समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो मेरे लिए आपके लिए मुझे यही कहना कि आपको जो ये समस्या हो रही है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा पढ़ाई के पीछे मत भागो। कोई न कोई एक साथ में कहते हैं, कोई साथ में कोई ऐसा कोर्स कर लो, 6 महीने, 7 महीने, 3-5 महीने, कि जहाँ पे अपने आप को रिजुनरेट करो। आप चले गए एक तैयारी के उस मोमेंटम में चले गए, मुझे करना है, मुझे यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक, क्योंकि रीज़न ये होता है ना, मेरे पास लोग आए हैं, कस्टमाइजेशन जब मैंने किया है, तो लोगों ने 6 महीने में भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया, साल भर में भी क्रैक किया है, 1.5 साल, 2 साल, ये सब अवस्थाएँ हैं उनकी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। लेकिन क्या होता है ना कि आप जितनी मैच्योर स्टेज पे हो, आप जितनी आपकी जो मेंटल एबिलिटी जो है आपकी वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप पता चला आपने ग्रेजुएशन किया, और वो भी ऐसी जहाँ से ग्रेजुएशन किया कि जहाँ आप कभी गए ही नहीं कॉलेज, और सीधे आप तैयारी के फॉर्म में चले गए। तो यार ऐसे पढ़ाई मत करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको एक बार एवरेज और बिलो एवरेज रहने की आदत पड़ गई ना, वही सेम थिंग रेप्लिकेट कर जाएगी आपके लर्निंग प्रोसेस में भी। मेरी मानना है कि आप कुछ भी करो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर लो यार अच्छे से, कोई तेज़ी मत रहा करो कि भाई अब जल्दी से यही काम करना है। और अगर हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, आपके कुछ ना कुछ आपको लक्षण अपने दिख रहे हैं कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है, फिर आप कहते हैं उसके थ्रू जाइए और उस चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर जिनका नहीं हो पा रहा है आपका, कि 4 साल से कर रहे हैं, 3 साल से 5, यार कुछ कर लो साइड में, कुछ भी अपने आप को किसी कोर्स के थ्रू अपडेट कर लो, या अपने आप किसी और लर्निंग के थ्रू अपडेट कर लो। एक आपकी कोशिश ये रहे कि अपनी दिमाग की एबिलिटी को भी कुछ बढ़ा दो, क्योंकि स्किल्स जो हैं वहीं आप देखो, जो पीसीएस अपना जो बीपीएससी का जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ, वो ऐसा है कि मेरे ही स्टूडेंट हैं, सेम चीज़
कर रहे थे कई लोग, उसमें से कई लोग कहते हैं 100 से ज़्यादा, करीब 6 से 7 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिनके 100 से भी मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अभी मैं कहूँगा कुछ लोग गाली देकर नीचे चले जाना, अगर मन करेगा तो ठीक है। तो लगता कैसे आ गए यार, मार्कशीट आएंगे उनकी डाल दूंगा, कहते हैं ग्रुप में देख लेना, कहते हैं ऐसे हैं। और 90 वाले भी बहुत हैं। तो ये है ना कि ये सब अच्छे बच्चे हैं, ये सब ज़्यादा बच्चे जो हैं 70वीं मेंस का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और ये वेट कर रहे थे अपना रिजल्ट्स का। इनका रिजल्ट नहीं आया, ये आगे फिर से एग्ज़ाम दे के आए हैं। जब दे के आए हैं तो इनका एक टेम्परेमेंट और इनका एक लेवल ऑफ लर्निंग आ चुका है, तो इस वजह से इनके ये इस तरह का परफॉर्मेंस देने को ये दे रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो मेरा क्या कहने का मतलब आप लोग से यही है कि अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी पे भी काम करने की ज़रूरत है। आप ये सोचो कोई कोर्स, कोई कोचिंग, कोई इसको ले के कहते हैं तुरंत ऑब्जॉर्व कर लो कोई चीज़ें, ना, ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं क्या थोड़ा सा डिफरेंट क्या करवा देता हूँ, मैं क्या होता कि मैं जब भी कुछ भी करवा रहा हूँ, चाहे मैं अगर मेरे बैचेस आंसर राइटिंग के जो भी आएंगे उसमें जो भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी करोगे उसमें, तो मैं पहले 2-3 आंसर्स लिखवा के रख लेता हूँ, ऐसे लिखवा के रख लेता हूँ कि यार मैं तेरी पोजीशन तो देख लूँ, तू किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, वहाँ से तू कहाँ तक जाएगा। और मैंने वो चीज़ देख ली और फिर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर मैंने लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। अगर सीखने मेहनत करने को कई के लोग होते हैं ना, कई मिसगाइडेड होते हैं कि उन्हें कभी अच्छा डायरेक्शन नहीं मिला, तो बहुत तेज़ दौड़ जाते हैं मेरे साथ। अब लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो हमेशा ही 10 लोग पास डायरेक्शन ही लेते रहते हैं, तो वो मेरे पास भी आके वो टोटल फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन ही लेते रहे हो ना, इससे पहले मेरे से भी वही ले रहे हो और आपको फॉलो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यार फॉलो तो करना पड़ेगा ना। मैं तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और उसका साथ देना पड़ेगा। एक तरह के ये लोग हैं। फिर क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर कहते हैं आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे एक स्टूडेंट थे, मैं उनके बारे में बताता रहता हूँ, अब तो एसडीएम हो गए, धनराज थे। तो वो राइटिंग अच्छी नहीं थी, कभी टूटे फूटे लिखते थे, वो लॉन्ग जो वर्ड जो लॉन्ग जो फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस, वो फ्रेम नहीं होते थे। तो उसने भी अपने कहते हैं, उसको पता था ये मेरी वीकनेस है, उसी हिसाब से उसने उस पर वर्क करके कहते हैं तरीका और जुगाड़ ढूंढा कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सके। तो ये एक बड़ी वो होती है स्वॉट एनालिसिस कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और किस तरह से आप इनको पहचानो, इसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इस चीज़ को वर्क पर आप काम करो। तो मैं ये स्पेशल लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग कई सालों से फेल हो रहे हैं या उनको समस्याएं आ रही हैं या कुछ और हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्जिन है, जैसे आप 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो या 3-4 नंबर से फेल हो रहे हो और कुछ ज़्यादा नहीं अंतर है आपका, वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीम लग रहा है कुछ चीज़ें, तो यार ये तैयारी भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे देखो, मैं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैंने इन लोगों को मना भी कर दिया है कि शायद आपसे ना हो पाएगा ये तैयारी इस तरह की, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि आप अगर मेरे साथ आए हो, एनरोल हो गए हो, मेरे साथ आप चल रहे हो, तो मैं आपको कहते हैं साल भर में मेरे चैनल का वो देखोगे, अगर उस ऊपर लोगो तो उस पर लिखा हुआ गेट सेलेक्टेड इन 1-2 ईयर्स। मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी हुआ, चाहे यूपीपीसीएस हुआ, यूपीएससी बच्चे हमारे पास कम रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल से ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं अगर आदमी ठीक से लगा हुआ है और जिस तरह से कंसिस्टेंट है बीपीएससी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो इस वजह से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपके, मैं ये भी बता दूंगा, अगर आपके अंदर ये वीकनेस है तो भैया ऐसा करो कि इसको इस तरह से दूर कर लो, तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ पता चल जाए। और लेकिन आप ये सोचो कि यार पेपर मुश्किल दे रहा है, उन्होंने कुछ कर रहे हैं, वो दिक्कत कर रहे हैं, यार यहाँ कंपटीशन है भाई, यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। मेंस में तो और अभी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमेशा हर चीज़ों को बदल रहे हैं चीज़ों को। अगर आप, जैसे मैं कराता हूँ मेंस की, अगर मैं टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, मेंस के मेरे सुपर 20 का बैच चलता है, उसमें मैं क्या कराता हूँ, मैं लगातार 75 दिन लिखवाता हूँ। आप किसी से पूछो ना, 100 दिन मैं लिखवाता हूँ लगातार, डेली 2-3 क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, बीच में सेक्शनल टेस्ट ले रहा हूँ, फिर फुल लेंथ टेस्ट ले रहा हूँ, फिर मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, फिर मैं उनकी वीकनेस देख रहा हूँ, मैं फिर उनको स्टैंडर्ड आंसर दे रहा हूँ, मैं उनको प्रिंटेड आंसर्स दे रहा हूँ, फिर हैंड रिटन आंसर्स दे रहा हूँ, उनको मास्टर फाइल्स दे रहा हूँ कि भाई ये इस तरह की चीज़ें, करंट अफेयर्स की फाइल्स दे रहा हूँ, उनको हर चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन वो पढ़ते रहेंगे तभी ना उनको ये सब चीज़ें वो ऑब्जॉर्व कर पाएंगे, क्योंकि मेरे देने से कुछ नहीं होगा ना, आप ऑब्जॉर्व भी तो कर सको उस चीज़ को जिसके अंदर आपके अंदर एबिलिटी और टैलेंट आपके अंदर भी होना चाहिए। और ये सब जानते हो, जो ये सब किताबी बातें होती हैं कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, यार उतना ही कर पाओगे जितनी क्षमता होगी। हो सके क्षमता नहीं होगी तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर बैठोगे। तो मैं नहीं चाहता यार कोई टाइम वेस्ट करो और काम अच्छे से करो, ठीक है, जो भी काम करना है। तो इस चीज़ पे आप लोग अपना ध्यान दीजिए कि जो मैं बताया इस तरह की जो आपको दिक्कतें आ रही हैं। और फिर बाकी लोग, जैसे तो कुछ लोग यार लगातार दे रहे थे सर, एक बार कुछ दिक्कत आ गई, या मेंस की तैयारी कर लो। अब एकदम कहते हैं इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि अगली बार जब प्रिंसिपल निकले तो फिर उसके बाद मेंस आपका बढ़िया शानदार हो जाए, और हो सके यार मेरिट लो ही चली जाए। तो मेरा जो मैंने भी मेरिट लो ही दी है। मेरी जो संभावनाएं थी कि जो
इसका अपना अपना जो जनरल की मेरिट है उसकी थोड़ी सी एलिवेटेड रह सकती है, बाकी तो ठीक रहेगी। तो ऐसा करो, कहते हैं कि मेंस की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि अब पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है ना, पढ़ना तो है लगातार ना, क्योंकि कहा जाता वीर भोगे वसुंधरा, तो जो वीर होगा वही यार इस धरती पर राज करेगा। और वही चीज़ इसमें भी एग्ज़ाम में भी अपने टेम्परामेंट स्किल्स को आपको दिखाना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आपको कोशिश ये कीजिए अपने आप को कि अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी वीकनेस पे काम कीजिए, अपने उनको पहचानिए, उसके अनुरूप कार्य कीजिए। आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए कि ऐसा हो गया वैसा, एक पेपर कुछ नहीं निर्धारित करता, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका माइंड कूल होगा, कंपोज्ड होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो जिनको आपको कुछ लोगों को मैं कह रहा हूँ जो बहुत दिक्कत में है यार, 50 60 70 से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता सर कभी। तो फिर आप यार कुछ स्पेशल कोर्स करो, आप कहते हैं कुछ अपने आप को कम्युनिकेशंस का कुछ करो, या फिर अपनी कम्प्रहेंशन की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ करो, कुछ अपना योगा हुआ, या फिर कुछ माइंड ऑफ पीस से कभी कभी दिक्कतें आती हैं, वो उसको लाने की कोशिश करो अपनी लाइफ में स्टेबल लेके लाने की। क्योंकि यार एग्ज़ाम जानते हो ऐसे क्या होता है ना, एग्ज़ाम में ये होता है कि मैंने सोच लिया एग्ज़ाम निकल जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है ये टूल्स हैं मेरे पास कि ये किताबें मेरे पास हैं, मेंस के मेरे सोर्सेज हैं, मैं इनको पढ़ दूंगा, यहाँ से पेपर आ जाएगा। अगर मैं चला गया सेल्स वाले के पास या कोई सेल्स वालों के पास, तो वो मेरे को आंसर राइटिंग करा देंगे, या मेरे टेस्ट सीरीज से और सर से मेंटरशिप में मैं वो चीज़ सीख जाऊँगा, तो फिर मैं इस एग्ज़ाम को मैं निकाल लूँगा। ठीक है, इंटरव्यू में भी ये लोग अच्छा करा देते हैं, इनसे सीख लूँगा ये चीज़, तो ये लोग निकलवा देंगे। तो आपके दिमाग में ये सब चलना चाहिए भैया कि मैं एकदम कंट्रोल में हूँ, मैं निकाल लूँगा इस एग्ज़ाम्स को, बस मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल जाए। और वही लोग निकाले भी हैं। वही लोग निकालते हैं एग्ज़ाम्स को जो कंट्रोल में, मतलब एग्ज़ाम्स आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगा, एग्ज़ाम आपके ऊपर। तो आपको ये करना है कि आपकी अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी है। और ठीक, तो आप लोग कुछ लोग अभी जो एकदम नए हैं, 20-21 साल उम्र है, लेकिन भैया आपने दे दिए एग्ज़ाम्स, कहते हैं आपको लगता अभी उसमें नहीं है, तो मैं कहूँगा मास्टर्स कर लो उसको, वहाँ पे जाके एक्सेल करना, टॉप करना वहाँ पर जो भी काम कर रहे हो। ये समय के साथ ही कहते हैं चीज़ें वो होती हैं। अब एग्ज़ाम्स को उतने एग्ज़ाम जानते हो, देखो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो चाहे आपका बीपीएससी एग्ज़ाम, स्पेशली जब इसकी बात हो रही तो वही बात हो जाए, एग्ज़ाम ईजी होता है यार, आईएएस का भी एग्ज़ाम ईजी होता है। रीज़न ये होता है ना, हम स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं वो बहुत पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो आगे जाते 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 समय लग जाता है। तो इस वजह से आप अपने अंदर, और मैंने देख के कहा है स्किल्स एबिलिटी अगर तुमने अपनी अच्छी कर ली तो तुम्हें जानते हो कंप्रहेंशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। कंप्रहेंशन स्किल्स में क्या होगा, जो पढ़ोगे वो समझ में आ जाता है। मेमोरी की तुम्हारी एक अच्छी, तुम्हारे अगर पीस ऑफ माइंड है तो मेमोरी तुम्हारी अच्छी होती है, कुछ पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर यह है कि तुम्हें पता है कि कैसे कोई चीज़ कंप्रहेंड की है तो उसको किस तरह से ऑन पेपर रखें कि फाइनल स्टेज पे जब 2 घंटे का एग्ज़ाम हो या 3 घंटे का एग्ज़ाम हो तो वहाँ कैसे डिलीवर कर दें, तो तुम्हें उस चीज़ का मैनेजमेंट आता है। ठीक है, और फिर थोड़ा-सा बहुत कहते हैं तुम्हें कुछ कोई गाइड कर दे, या तुम्हें कोई कहे, कोई सिस्टमैटिक कोई चीज़ें बता दे, तुम उससे अपना एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे। तो यही कह रहा हूँ, जिसका कुछ नहीं निकल रहा वही किसी कोर्स की तरफ भागो, अपने आप को अपडेट करो। जो बहुत यंग हैं अपने आप को जानबूझ के प्रेशर मत दो भाई। अगर तुम लोग पहले ग्रेजुएशन कर लो, मैं ग्रेजुएशन से पहले तो मैं किसी को कहता ही नहीं हूँ भाई तैयारी वारी करो, और वहाँ ग्रेजुएशन ऐसे नहीं करना है यार, किसी राम बहादुर इंटर कॉलेज से कर लिया या कुछ ऐसे इंटर कॉलेज से कर लिया, भाई अच्छी जहाँ से करो यार, बढ़िया करो। जब एक जहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे वो परफॉर्मेंस की आदत पड़ी रहेगी तो आगे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, और जिनको मेंस की तैयारी करनी है यार, मेंस के सोर्सेज कहते हैं हमारे चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ मैं डालूंगा, वहाँ से देख लेना क्या क्या होंगे। वैसे मैंने अब तो इतनी चीज़ें कस्टमाइज़ कर दी है कि अब मैं ऑलमोस्ट जो भी मास्टर फाइल्स दूंगा आपको, जब भी आपको लेना, आप जो भी लोगे वहाँ से, तो मास्टर फाइल्स में सिविल्स की सब ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें मैं अपडेट करके उसमें डाल देता हूँ। थोड़ा देखो डीआई का यार तुम लोग का बड़ा थोड़ा सा वो रहता है, उसको उन्होंने लेवल चेंज किया है तो उसकी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एस्से जो है वो सिस्टमेटिक कर देना है, क्योंकि एस्से जो होता है ना, जब आपकी जो मैं थॉट प्रोसेस ना, यार मैंने यूपीएससी के 4 मेंस जब भी दिए, ठीक है, तो यार मेरे को 165 नंबर तक भी उन्होंने दिया और 145 से कम कभी नहीं दिया, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग, आप फिर वो जब एक बार जनरेट हो जाता है और आपको शब्दों में, आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आई है, इंग्लिश वालों को नंबर कम मिले, हिंदी को ज़्यादा मिले हैं नंबर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपकी शायद नॉर्मली मिले दोनों को। तो आप उस तरह से अपने शब्दों पर काम करोगे तो वो बड़ा बढ़िया रहेगा। और ये एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुन लो, कस्टमाइजेशन की जो बात हो रही थी, अब ये है ना कि यार किसी चीज़ का किसी का कुछ वीक है यार, जैसे तुम्हें मालूम है तुम्हारा कहते हैं डीआई वीक है, तो उसकी स्टैंडर्ड जो कहीं करोगे कुछ वो तो अलग है, उसका अलग से कुछ कर लो उसके लिए कि भैया इसके लिए स्पेशल हो जाए, मेरा एस्से वीक है तो उसके लिए कुछ स्पेशल कर लेते हैं।
ठीक, क्योंकि मैं इन दोनों सेक्शंस के बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दीज टू सेक्शंस आर वेरी क्रूशियल. विदाउट हैविंग अ कंट्रोल ऑन दीज टू sections, the DI data interpretation part and the essay part, you are not going to able to qualify this examination. So it's mandatory for you to be in the best of the position for the essay and this data interpretation part. तो आप उसको वो आपको अच्छा करना पड़ेगा ही. जैसे बाकी जो आपके हैं, अब पता चला कि हिस्ट्री है तो वो ज़्यादातर प्रीवियस से क्वेश्चंस देते हैं, हिस्ट्री में दे रहे हैं. ठीक है, आपका जो करंट अफेयर्स जो पूछते हैं वो पॉलिटी की करंट अफेयर्स पूछते हैं. जो न्यूज़ में होगा उसका करंट अफेयर्स के पॉलिटी करंट अफेयर्स पूछ देंगे, उस चीज़ का पॉलिटी का. इंटरनेशनल रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो रिपोर्ट से आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे. फर्स्ट पेपर में बता रहा हूँ आपको. फिर वो आपको इसमें आएंगे, आपके जब DI आते हैं तो DI पे आप एक बार कंट्रोल ले लो. तो फर्स्ट पेपर में तो 180 नंबर बहुत ही क्या हैं, जिनके आ जाते हैं, जिनके वजह सिलेक्शन नहीं होते फाइनल, उनके भी आ जाते हैं. अगर आपको पता हो कि इस चीज़ को ही मैनेज करना है और ये जो बाकी दुनिया की चीज़ें नहीं पढ़नी है. सेकंड पेपर मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन उसकी हम लोग की एक्सपर्टाइज़ है. कुछ मत करना तो यार हमारी मास्टर साइज फाइल्स पढ़ जाना सेकंड पेपर की सारी. लेकिन थोड़ा सा लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एग्ज़ाम में वो इतनी चीज़ें पूछ रहे हैं कि आपके जब मैम ने अगर कोई चीज़ मैंने दे भी दी है, अगर आपके वो मसल मेमोरी में नहीं जा रहा है, फास्ट फॉर्म में अब नहीं जा रहा है, तो आप उसको कहते हैं डिलीवर नहीं कर पाओगे उतनी एक्यूरेसी से एग्ज़ाम में. तो सेकंड पेपर पे इस चीज़ से फोकस करना है. क्योंकि आप क्या है ना कि जब भी आप कुछ आंसर्स लिखते हो, चाहे मैं कुछ भी दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ क्लियर होना चाहिए. भाई इंट्रोडक्शन है, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, कुछ डायग्राम्स इसमें पढ़ेंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स इसमें पढ़ेंगे, इसमें कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे इसके अंदर. जो पूछा गया है वो कई टेल लगा के पूछते हैं, क्रिटिकली एनालाइज पूछते हैं, एग्जामिन पूछते हैं, इनके भी मतलब होते हैं, उनके हिसाब से कहते हैं वी आर एबल टू कैटर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट. तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक, आप उस चीज़ को अगर आप ठीक से कर रहे हो, इफ़ यू एबल टू डिलीवर ऑन द पैरामीटर्स विच दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस, तो उससे भी आपके नंबर मिलते हैं. तो वो आपको अच्छे से करो कहते हैं. पॉलिटिकल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको करीब 124 नंबर देता है. सेकंड पेपर में पूरा एक सेक्शन है, फिर फर्स्ट पेपर में भी उससे पूछता है, आपको उस पर बढ़िया होल्ड होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो ठीक ठाक करना पढ़ने की ज़रूरत है. और करने की ज़रूरत ये होती ना यार, हर सेक्शन का तो मैं तो बाद में मैं बताऊंगा, हर सेक्शन के थ्रू आऊँगा, क्योंकि इतना एक ब्रीफ में ही बता रहा हूँ कि ये होता ये है ना कि आपका कुछ चीज़ें वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सोचने के तरीके हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना. तो कुछ भी पूछेगा वो अटेम्प्ट कर लोगे. साइंस टेक है इनका, तो ये साइंस टेक में इनका पता है कि ये बिहार के स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं, कुछ कहते हैं करंट में रहेंगे वो पूछेंगे. बिहार स्पेसिफिक मीन्स कि बिहार में जो फ्लड है, ड्रॉट है, या पॉवर्टी है, या एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम हो, चाहे एग्रीकल्चर में कुछ एडवांसमेंट लाना हो, तो इसमें क्या साइंस टेक्नोलॉजी कैसे उसको एड्रेस करेगी, ये अपना वो पूछते हैं इसमें. और इकोनॉमी ये बिहार के ही उसमें ज़्यादा पूछते हैं अपना. इन्होंने कुछ UPSC की भी क्वेश्चंस रिपीट किए ज्योग्राफी के अंदर पिछले विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे. तो इसी तरह से ये है कि आपको कायदे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए, और हर आदमी को अपना एरिया डिफाइन कर लेना चाहिए कि मेरा वीक क्या है, और उस पर स्पेशल वर्क करना चाहिए. अभी जो 1 महीने बचे हुए हैं, 1-1.5 महीने, उस पर स्पेशल वर्क कर लो, और कहीं से जुड़ के अपना लिखते रहो यार. लिखते ये रहने से ये होता ना, हाथ चलता रहेगा. एग्ज़ाम में याद बहुत कम आता है यार, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम आता है. तभी वो लास्ट, अब मैं एक रजिस्टर और डायरी बनाने को सबको कहता हूँ जो भी मेरे वहाँ एनरोल होते हैं, कि क्या करना है. इसमें कुछ फैक्ट मैं दे भी देता हूँ, एक बूस्टर कंटेंट करके देता हूँ फाइल, लेकिन मैं ये बात हमेशा कह देता हूँ कि भैया ये ऐसा करो कि इसमें कहते हैं कुछ ना कुछ अपने हर, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उसके आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को कोशिश करो कि क्या ऐसे 4-5-6 पॉइंट आपके दिमाग में हों उसके, कि आप उसको ऑन पेपर डाल दोगे. तो उस 5-6-7 पॉइंट को अपने आधे पेज में उसमें करने की कोशिश करो. क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना, कि आपने बहुत कुछ पढ़ा उसको कंप्रेहेंड कर दिया कुछ आधे पेज में या एक पेज में कंप्रेहेंड कर दिया आपने, और फिर उसको आप और ऑन पेपर फिर आप उसको डिलीवर कर ले जाते हो जब लिखते हो. तो ये अगर एक्सरसाइज आप कर लेते हो तो एकदम शानदार, एकदम परफेक्ट हो जाते हो. और जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो इसी में कर रहे हैं. क्योंकि कई बार ये होता है, हमारे वहाँ के बेटा जो टॉप रैंकर्स हैं, उन्होंने बताया जैसे वो ट्रेन में जा रहे हो एग्जाम देने, उन्होंने दिखाया यार सर ये मेरे 2 रजिस्टर हैं और मैं जा रहे हैं इसी पेपर करके चले आएंगे हम. क्योंकि क्या होता है ना, आज रात में आपने जो पढ़ा और आपने जो पढ़ा, जैसे मैं फोर्स करता हूँ कि यार टेस्ट, जैसे वो टेस्ट सीरीज सब चलाते हैं, मैं भी चला दे रहा हूँ, चलो ठीक है, लेकिन टेस्ट आप 10-12 लिखने जा रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. हर हफ्ते देने से कुछ फ़र्क नहीं है. आप जब डेली लिख रहे हो ना, तो वो अपने आपके हाथों में आपके आ जाएगा. आप बाय द वे कहते हैं आपको बहुत तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही, जब लिखोगे तो अच्छा ही लिखोगे. पता चला आपने 75 दिन, 90 दिन, 100 दिन लगातार आप लिखे हुए हो,
तो लिखने के ये है, जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको ये करे, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है वो भी मान के चले कि यार इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार मैं निकाल लूँगा, और जब मैं निकाल लूँगा तो अभी इस समय सब तरफ मेंस का हो रहा, तो मैं भी अपना मेंस तैयार करके रख लेता हूँ, ठीक। और जिनका हो ही नहीं रहा, दिक्कत आ रही है 3-4 साल से, भैया कुछ स्पेशल करो अपने आप को, अपने मेंटल कैपेबिलिटी पे अपने वर्क करो, अपने जो भी स्ट्रैटेजी है उस पर बैठ के वर्क करो कि क्या हो रहा है। यार मुझसे नहीं हो पाया, छोड़ दो यार, कहते हैं ऐसा थोड़ा ना कोई यही एग्ज़ाम कहते हैं पूरी दुनिया है, कुछ और करो यार, कहते हैं भाई टाइम नहीं वेस्ट करने का ना। देखो बुरा लगता है, मेरी बातें सुनने में बुरी लगती तो बुरी लगने दो यार। रीज़न ये है कि अगर मान लो अगर 15 साल की तैयारी की, ये इतना ये करते रहेंगे, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, यार उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि हो गया लास्ट में तो बहुत कुछ हो गया, तो उसका नहीं। और ऐसा है ना कि कोई भी एक, ये तो एक बात हो गई, लेकिन कोई भी इतना कभी भी वीक नहीं होता है पढ़ाई लिखाई में कि अगर वो सिंसियरिटी और उसको डायरेक्शन सही मिल जाए और उसको कहते हैं पता चल जाए क्या सोर्सेज हैं, कौन से बुक्स हैं, पढ़ने से होगा, और अगर वो सिंसियर है मेहनत करने, तो यार मैंने देखा ही नहीं कोई बच्चा एक फेल होते हुए इस तरह से। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पर, अपने सोर्सेज पे, अपने डायरेक्शन पे, अपनी पाथ पर, अपनी ट्रैजेक्टरी पर कायदे से वर्क कर ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम्स में आप फेल होगे। यूपीएससी बड़ी चीज़ है, वहाँ आप फेल हो सकते हो, इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता कि जो सिंसियर होंगे, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है ये, वो इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट कहते हैं आराम से उन्होंने निकाला है। तो अगर मेरे स्टूडेंट निकाल रहे हैं तो आप भी कहते हैं, आप भी मेरे मुझे सुन रहे हो तो आप भी मेरे स्टूडेंट, आप भी निकाल सकते हो। तो और टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उस पर लाइक करो, अच्छे से अच्छे आंसर्स दिए हैं, सारे सेक्शन का मैंने दे रखा है, पॉलिटी के आंसर्स कैसे लिखने हैं, हिस्ट्री कैसे लिखना है, इकोनॉमी कैसे लिखना है, ज्योग्राफी कैसे लिखना है, डीआई के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, एसए कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। और मैं जो इवेल्यूएट करके कॉपी डालता हूँ वहाँ भी देख लेना कि क्या क्या देखा जाता है, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, उसके बेसिस पर भी आप अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो। तो मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि 71st जो भी PSC का प्रीलिम्स ख़त्म हो गया है, रोने गाने कोई समय नहीं है, आप लोग सोच लीजिए, एंजॉय के थोड़ा बहुत समय अपना वो उस पर व्यतीत कर लीजिए थोड़ा, कि अपना इतनी लंबी पढ़ाई की थी, और कोई फेल वो कोई नहीं होता यार, आप जो लड़ेगा वो जीतेगा ही, ठीक है। अब और फुल एफर्ट से लड़ना चाहिए आदमी को। तो वो जो मैं 10-15 साल की कहानी उनके लिए मैं सुना रहा था जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, भाई पढ़ रहे हैं, अरे नहीं हो रहा है यार, बड़ा मुश्किल पेपर, हमेशा एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं यार, वो नहीं करना है यार, आप पूरी ताकत लगानी है। हो गए गलती से, कभी हो गएगा, नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम दोगे, नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम दोगे, फिर पूरी एनर्जी लगा के, कैसे नहीं होगा यार, हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम अगर पूरा 100% एफर्ट दे रहे हो। तो यहीं पर रखते हैं। तो टेलीग्राम का चैनल है वो आपके बहुत काम का चैनल है, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ बच्चे मेरे इस तरह के भी थे जो मैं परेशान मैं भी हो जाता हूँ उनके साथ कि सर इस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो मैं सीधी सीधी बता रहा हूँ यार, अपने आप पर थोड़ा सा रहम करो और बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो अपने ऊपर। आपको अगर मंजिल यही है तो थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लो थोड़ा सा अपने अच्छे से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम कर लो, और जो ज़रूरत है इस एग्ज़ाम्स को निकालने की उसके साथ थोड़ा सा वर्क दो, तो ये एग्ज़ाम्स आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के नीचे दी है, आप उसको कहते हैं, टेलीग्राम पे जाके आप जो मैंने बताया वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपके काम की चीज़ें। ओके, ऑल द बेस्ट। और जिनको, और हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, जो 70th वालों के लिए कहना, देखो 70th वालों, तुम लोग का अभी रिजल्ट्स आया नहीं है, जो दिए काफ़ी अच्छा पेपर किया है, तो इस वजह से 71st को भी ऐसे देना भाई। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी 250-300 रैंक आ जाएगी, तो 71st को ऐसे अटैक करो कि तुम टॉप 10 टॉप 20 इस तरह से अब तुम अपनी रैंक लाओ। तो अब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा 70th में, तो यार अब 71st में तुम्हारे दिमाग में यही होना चाहिए टॉप 10 ले लेंगे। और ज़िंदगी भर जो एक रैंक आती है ना यार, वो हमेशा कहोगे ना 5वीं रैंक आई थी, 6वीं रैंक आई थी, तीसरी रैंक आई थी मेरी। तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट डेवलप करो और उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। ये इस तरह से मत पढ़ो कि यार पिछली बार किसी तरह से एंट्री कर गए, अब किसी तरह से एंट्री करना था 70 में कर गए, अब 71st में अपने आप को, कि अगर आपकी 1200 आपको रैंक लग रहा है तो कोशिश करो SDM मिल जाए, कोशिश करो डिप्टी SP मिल जाए, तो वर्क करो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल जाए अभी, कि बाद में वो प्रमोशन होगा, यहाँ से पहुँचोगे वहाँ से पूछोगे, वो बहुत सही नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अभी पहुँच जाओ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी है। 70th में भी 2000 सीटें थी, 71st में भी 1300 सीटें थी, तो आप कायदे से कहते हैं 71st को एग्ज़ाम दो, उसको लाइट मत लो। अगर लग रहा है कि अच्छा किया है, वो उसमें हो जाएगा, काफ़ी अच्छी सीट है यार, तो क्यों नीचे की सीट क्यों लोगे, क्यों ऊपर के ले लो। और जिनको लग रहा है यार, देखो और बहुत कम ही लोग हैं जो टॉप 10 में उनको लग रहा होगा वो आ जाएंगे, तो नहीं लग रहा होगा ना, तो यार पुश करो ना एक बार, यही फाइनल तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए। अगर मान लो अगर तुम अभी UPSC नहीं दिए हो तो ये एग्ज़ाम को फाइनल कर लो, उसके बाद फिर UPSC की तैयारी करो अपना वहाँ पर।
तुम्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। आप जो 70th वाले हैं वो भी 71st को उसको डाउन मत लो, उसको अच्छे से। मुझे भी मालूम है कई लड़के मेरे बहुत अच्छे हैं कि वो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन यार जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है हमें 71st को टॉप 10 टॉप 20 रैंक के का टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो बस यहीं रखते हैं यहाँ पर, और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी नई विषय पर चर्चा करते हुए। आपको शायद आऊँगा अगली बार, कहते हैं कुछ कॉपीज़ का डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, कुछ आंसर राइटिंग का मैं जो रूल्स बताता हूँ वो टेलीग्राम पे यूट्यूब पे भी आपको देता हूँ वो रूल्स किस तरह के, क्योंकि वो रूल्स इतने सेट है ना कि आपके दिमाग में वो चलते रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये यही चीज़ सर ने बताई थी और मैं यही डालूंगा। फिर फिगर बनाना हो तो सर ने ये बताया था, रेफरेंस रूल में सर ने ये बताया था, हेडिंग रूल में सर ने ये बताया था, वो चीज़ मैं बताऊँगा तो फिर आपको लगेगा। कनेक्टिंग डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसका कैसे यूज़ करना है, कैसे 6 पन्ने में 5 पन्ने में आंसर्स को लिखना है, सारी बातें उसमें आ जाएँ। जो टेल दिया है क्वेश्चंस को उसको कैसे लेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे उस पे आगे हम। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी होगा, मैं बोलता बहुत कम हूँ जब यहाँ पे आता हूँ, जब भी आ रहा हूँ आपको तो आप समझ के ही जाओ। और बहुत सारी हाँ कि समझिए जाओ कि कहते जब आ रहा हूँ तो आप उससे ले लो मुझसे वो चीज़ आप लोग। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।